तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था और कुछ सवाल किए थे उस पर, है ना। तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे चीजें। क्योंकि थ्योरी पढ़ा दियो तो सवाल से ही आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। एक क्या है ये, दिस इज अ टर्न टेबल। हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल and this is rotating about its axis with angular velocity omega। और यहां से r डिस्टेंस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। The block is at rest with respect to the table. That means the block is also moving in a circular path। टेबल के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है, चूंकि टेबल के रिस्पेक्ट में वो स्लिप नहीं कर रहा। तो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स होगा। कौन है जो नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन सा फोर्स हो सकता है? कैन यू गेस? जानवी, क्या mg लगा है? mg सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्या? पल्लवी ने कहा mg का कंपोनेंट। कुछ बच्चे बोले mg का कंपोनेंट। पल्लवी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ टेबल पे रखा हुआ है। ये तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए, आर दिखाने के लिए लिखा है। देयर इज नो स्ट्रिंग। अरे बचपन में तुम लोग पार्क में जाते थे तो घूमते थे ना, राउंड राउंड टर्न टेबल, रोटेटिंग टर्न टेबल, वही वाला टर्न टेबल। कोई स्ट्रिंग है ही नहीं यहाँ पे। प्रिया पाटिल ने सही बताया कि सर फ्रिक्शन फोर्स होगा। एक्चुअली इस डायरेक्शन में इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और दो फोर्सेज हैं, देखना। दिस इज ब्लॉक और ये टर्न टेबल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाएगा? तो यहाँ का फ्रिक्शन लगाएगा। इस ब्लॉक पे और दो फोर्सेज है, mg नीचे n ऊपर और फ्रिक्शन इधर। तो देखो mg नीचे है, n इस पे ऊपर है और फ्रिक्शन इधर है F। एक ही फोर्स फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल टू कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। हमने कह दिया स्लिप नहीं कर रहा है, कितना आ जाएगा? अगर कोई कहे कि सर अगर मैं ओमेगा बढ़ा दूं, अगर ओमेगा को इंक्रीज कर दूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। लेकिन फ्रिक्शन का तो लिमिटेशन है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है
तो दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, फाइंड मैक्सिमम ओमेगा so that block does not slip with respect to table. ये स्लिप ना करे, है ना। तो कहोगे जिस समय ओमेगा बढ़ा रहे हो तो एफ बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू जिस समय होगा तो एफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो म्यू एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज मैक्स इनटू आर। In this particular case, n is mg. This implies m cancel, omega max is equal to root mu g by r. बताओ ये समझा क्या? ठीक है। there's a hemispherical bowl और इनर सरफेस जो है ना म्यू इक्वल टू 0 है। and this radius of is r, mass is m. मुझे ये निकालना है कि ये यहां से कितना डिस्टेंस पे है, व्हाट इज थीटा, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये भी साथ साथ रोटेट कर रहा है, एंड दैट इज एट रेस्ट। सो ये थीटा बताना है। तो अब देखो इसमें तुम कह सकते हो कि सर ये ना ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बाउल के किसी पोजीशन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो भी साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो इसमें मुझे इक्वेशंस लिखना है और हमने दे दिया स्मूथ सरफेस है। सो कैन यू गेस कि इसमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg की n या n का कंपोनेंट? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, इसके मोशंस का सेंटर किधर है पाथ का, सर्कुलर पाथ का, ये है। देखते हैं फोर्सेज कौन सा है, एक हो गया mg और नॉर्मल हो जाएगा बच्चों टूवर्ड्स सेंटर। देखो न्यूटन्स लॉ, दिस इज वर्टिकल, दिस एंगल इज थीटा, क्या क्या इक्वेशन इसमें लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं बच्चों कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका इस डायरेक्शन में नेट फोर्स चाहिए। सो व्हाट वी विल राइट, n sin थीटा दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और ये कैपिटल आर या स्मॉल आर शरण्या? स्मॉल आर। स्मॉल आर, बिकॉज जो सर्कल का पाथ है वो तो स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो ये बाउल का रेडियस है, सो स्मॉल आर। लेकिन स्मॉल आर दिया नहीं है, थीटा से लिखना है। कैन यू राइट
सो तुम लिख सकते हो कैपिटल आर साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहां से हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये साइन थीटा जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन आ जाएगा एन कॉस थीटा, इसको कौन बैलेंस करेगा, एम जी। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि कॉस थीटा कितना है, तो तुम कहोगे सर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। Sir, screen बहुत blur है. स्क्रीन ब्लर है। There is a rotating drum हॉलो सिलेंडर है, और सर्कस में ऐसी चीजें कभी दिखाता है कि यहाँ पे बेस है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, and this drum is rotating। मुझे लगता है चलो ये तो खड़ा है बेस पे, और सडनली बेस इज पुल्ड आउट। बेस को पुल कर लिया, और तुम देखते हो कि ये आदमी ना गिरता नहीं है। ये क्लास में कराया था क्या, पिछले क्लास में? No, sir. नहीं। No, ठीक है, sir. चलो। तो ये आदमी नहीं गिरता है, तो बताओ क्यों नहीं गिर रहा है? ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था ड्रम के साथ साथ, और ये बेस को पुल कर लिया, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए था, बट ये नीचे नहीं गिरता है। मतलब इधर जो इस पे फोर्स mg लग रहा है, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होगा। कौन होगा? यहां का फ्रिक्शन होगा। So if base is pulled out, and man doesn't fall, what is friction force on the man? कहोगे कि नीचे नहीं फॉल करा, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। mg ना, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है, तो क्या म्यू mg होगा या mg होगा फ्रिक्शन फोर्स? कहोगे सिंपल सा है सर, ये नीचे नहीं गिर रहा, मतलब mg को बैलेंस करने वाला ये फ्रिक्शन है, कितना है? लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, अगर ये रोटेट नहीं करता, अगर ये ड्रम नहीं रोटेट करता, अगर आदमी ऐसे नहीं रोटेट करता, तो भी क्या फ्रिक्शन फोर्स लगता है mg के बराबर, या फ्रिक्शन फोर्स रोक पाता? मैंने ये कह दिया कि नहीं गिरा तो फ्रिक्शन इतना है। अगर ये आदमी नहीं रोटेट करता तो फ्रिक्शन बच्चों नहीं लगता, फ्रिक्शन तो जीरो होता, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता। लेकिन अभी अगर ये ड्रम को स्लो कर दे तो ये नीचे गिर जाएगा, तब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा इतना।
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन n है। तो अगर मैं पूछूं कि बच्चों की व्हाट इज मिनिमम ओमेगा so that man does not fall, ये अगर ओमेगा कम होगा ना तो ये आदमी गिर जाएगा। कम से कम कितना ओमेगा हो कि ये रोक के रख पाए, आदमी ना गिरे। तो कहोगे कि सर उस केस में ना फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा, जस्ट अबाउट टू फॉल होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है बच्चों? म्यू इंटू एन, और ये म्यू एन इंटू एन चूंकि आदमी नहीं गिर रहा है तो mg को बैलेंस कर रहा है। म्यू मैन के क्लोथ और ड्रम के इनर सरफेस के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोई बता सकता है एन कितना होगा यहाँ पे? कौन सा एन इसके बीच में? कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है सर ये एन जो है ना एम ओमेगा स्क्वायर आर है, क्योंकि यही नॉर्मल फोर्स जो है इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर नहीं गिरना है तो म्यू इतना लगेगा, ये जो ओमेगा होगा वो मिनिमम है। अगर इससे ओमेगा कम हो जाएगा तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी तो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ओमेगा मिनिमम, ये m और m गया g अपॉन म्यू r का रूट। क्लियर? इसको लेट्स ओमेगा नॉट लिख लेता हूं, रूट g बाई म्यू आर। इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन रूट g बाई म्यू आर, r इज द रेडियस, अगर ओमेगा ग्रेटर है देन man will not fall। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? चूंकि mg ही चाहिए तो mg लगेगा, म्यू एन नहीं लगेगा। इफ ओमेगा इज लेस देन रूट g बाई म्यू आर, man will fall। Friction is not sufficient to hold the man। और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चों? म्यू इंटू एन लगेगा, स्लाइडिंग होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तो अगर सर्कस में जाते हो तो ऐसे ड्रम रोटेट कर रहा है, उसका स्पीड अगर बड़ा है तो क्या होता है जानते हो? ये ड्रम पहले रेस्ट में है, उसको एक्सलेट करता है ना, एंगुलर एक्सेलेरेशन देता है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक वैल्यू इस वैल्यू से जब बड़ा हो जाता है तब ये बेस को पुल करता है और वो आदमी नहीं गिरता है। लेकिन मान लो कोई नया ऑपरेटर लगा दिया पुल करने वाला, तो वो बस मशीन चालू किया और सोचा ये आदमी तो मैजिक है इसके पास है तो गिरेगा नहीं। अभी ओमेगा उतना नहीं हुआ था, इतना इस वैल्यू तक,
और उसने बेस को पुल कर लेगा, बेचारे का टांग टूट जाएगा। तो ऑपरेटर थोड़ा होशियार, समझदार और इंस्ट्रक्शंस पे काम करने वाला रखना चाहिए, इजंट इट? ये कोई मैजिक नहीं होता है जो सर्कस में दिखाता है। चलो फिर से एक सवाल लेता हूं। अभी इस बार ना टर्न टेबल पे एक ब्लॉक को रखा r डिस्टेंस पे, ब्लॉक को r डिस्टेंस पे रखा है और ये अल्फा से एक्सलेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा से। at t is equal to 0, omega is 0 and it has constant angular acceleration alpha। अब बताना, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसका जो मोशन सर्कुलर पाथ पे है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? अमोल भाई क्या होगा ये? अभी टर्न टेबल को रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका पाथ सर्कुलर पाथ है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म? पल्लवी, जानवी गलत आंसर है। यार आंसर तो करो। प्रिशा, पल्लवी यूनिफॉर्म बोली गलत, प्रिया पाटिल नॉन यूनिफॉर्म सही, लोकेशा ने नॉन यूनिफॉर्म बताया सही। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है। रिया बताई नॉन यूनिफॉर्म, बहुत बढ़िया। एंगुलर एक्सेलेरेशन है ना, ओमेगा कांस्टेंट रहता है तब कहते हैं यूनिफॉर्म। वैभव ने बताया नॉन यूनिफॉर्म, बहुत बढ़िया वैभव। तो इसके पास दो एक्सेलेरेशन होगा, एक एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर और एक एक्सेलेरेशन होगा टेंजेंशियल, होगा कि नहीं? इसका दो एक्सेलेरेशन होगा और नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर का रूट। ये जो नेट एक्सेलेरेशन होगा एसी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और एटी कितना होगा बच्चों? एटी किसी को याद है? अल्फा इंटू आर पढ़ाया है। लेकिन नेट एक्सेलेरेशन किधर होगा? किसी एंगल पे होगा। ये जो नेट एक्सेलेरेशन है मतलब नेट फोर्स जो होगा उस स्पेस ब्लॉक पे, वो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा कि टेंजेंशियल होगा कि एंगल पे होगा? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा कि टेंजेंशियल होगा या किसी एंगल पे होगा?
होगा सर क्या छोटा सवाल पूछते हो, किसी एंगल पे होगा बिकॉज नेट एक्सेशन इधर है इसलिए नेट फोर्स भी इधर होगा। सरफेस के रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में किसी एंगल पे होगा जिधर नेट एक्सेशन है। दिस इज ए नेट। लेकिन ये नेट एक्सेशन कौन दे रहा है, कौन ये फोर्स लगा रहा है, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल। ये जो नेट ए है ये है इन द प्लेन ऑफ डिस्क या प्लेट। तो कहोगे सर इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस, एक हो गया mg नीचे, एक हो जाएगा n ऊपर, और फ्रिक्शन एक लग सकता है, वो तो फ्रिक्शन इस प्लेन में लगेगा। इसका कंपोनेंट तो इधर है नहीं। तो जो नेट एक्सेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, तो फ्रिक्शन ही दे रहा है। मतलब फ्रिक्शन ही है जो रेडियल एक्सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और टेंजेंशियल भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है m इंटू ए के बराबर जब तक स्लिप नहीं कर रहा है। m इंटू आर इंटू ओमेगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर किसी टाइम पे पूछे कि कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, as long as slipping has not started, so you will say m r, what is omega, alpha into t, तो अल्फा इंटू टी का होल 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये फ्रिक्शन फोर्स इतना हमेशा बढ़ते जाएगा कि या कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है। मैं पूछूंगा एट व्हाट टाइम स्लिपिंग विल स्टार्ट। कहोगे सर जिस समय फ्रिक्शंस बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा मैक्सिमम, म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे कितना हो जाएगा mg। देखो मैं हर बार बोलता हूँ म्यू इंटू एन, एन हो जाएगा mg। म्यू mg इक्वल टू हो जाएगा m अल्फा r रूट ओवर अल्फा स्क्वायर t टू पावर 4 प्लस 1। देख लेना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सो इससे वो आ जाएगा टाइम when sleeping will start। बच्चों ये सवाल है, वर्टिकल शाफ्ट में दो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ हमने इक्वल दिया है, सिमेट्रिकल दे दिया है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा तो टेंशन T1 T2 निकालना है। L and theta is given। तो मैं कहूंगा कि इस केस में इसका जो मोशन होगा उसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ विल बी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। क्लियर। सो एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शंस क्या होगा बच्चों, ये तो जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है। फिर एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, आर ये हो जाएगा। मैं इक्वेशंस लिखता हूं। बच्चों अगर इक्वेशंस लिखें तो देखो सबसे पहला वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए
देखो T1 साइन थीटा ऊपर लग रहा है, माइनस T2 साइन थीटा ही चूंकि नीचे है, माइनस mg दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, T1 माइनस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू mg। एक इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है, कौन फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सो T1 cos थीटा प्लस T2 दोनों प्लस सेम डायरेक्शन में प्लस होगा, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सो T1 प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, r के जगह पे फिर से लिख लेते हैं L cos थीटा हियर, और ये cos थीटा कैंसिल, दिस इज इक्वेशन 2। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, मुझे T1 निकालना था, T2 निकालना था, तो दोनों को ऐड कर देता हूं, 1 प्लस 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 2T1 इज इक्वल टू mg कॉसेक थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। T1 निकल गया, 1 माइनस 2 कर दो, इनफैक्ट 2 माइनस 1 कर दो, टू माइनस 1। If you do 2 minus 1, this minus this, you will get 2T2 is equal to m omega square L minus mg cosec theta. So T2 is equal to आ जाएगा m by 2 omega square L minus g cosec theta। अभी देखो मैंने बोर्ड उस पे बताया, बोर्ड पे भी एक बार समझा देता हूं। इसमें T इधर था, T1 इधर था, T2, ये एंगल थीटा था, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग, और फाइनली मैंने T2 जो निकाला ना वो लिख देता हूं मैं, m by 2 ओमेगा स्क्वायर L माइनस g cosec थीटा। ये बच्चों अगर ओमेगा कम होते गया, सुनना, इसके शाफ्ट को ओमेगा को कम करते जाओ, कम करते जाओ, ये टर्म कम होते जाएगा, एक समय ये 0 होगा कि नहीं? तो ओमेगा का एक मिनिमम वैल्यू होगा कि जिस पॉइंट पे क्या होगा कि ये रोटेट कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग टाइट, एक लेवल पे ये 0 हो जाएगा, और उससे भी कम कर दिए तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। तो फाइंड मिनिमम ओमेगा so that a
string remains taut. ये टाइट ही रहे। कहोगे सर जस्ट जीरो करेंगे, क्योंकि मिनिमम की बात करें तो जस्ट जीरो, दैट मीन्स आंसर विल बी ओमेगा स्क्वायर एल माइनस जी cosec theta, that is equal to 0. That means omega is equal to L by G cosec theta, मतलब L sin theta by G का रूट। बताओ सही लिखा है कि नहीं? सॉरी उल्टा तो नहीं कर दिया? उल्टा कर दिया। ओमेगा इज इक्वल टू G by L sin थीटा का रूट। इसमें सिर्फ ये रियलाइज करना है कि कौन सा स्ट्रिंग पहले लूज होगा। तो तुम ऐसे भी सोचो, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, तुम एक रॉड ले लो, थोड़ा सा रोटेट करो, ये सर्कुलर पाथ में ये बॉब मूव करेगा, दोनों स्ट्रिंग टाइट रहेगा। अगर ज्यादा ओमेगा है तो ओमेगा कम करोगे ना तो ये पहले लूज हो जाएगा। यू कैन जस्ट इमेजिन कर सकते हो तुम, एक्सप्रेशन में भी आ गया। T1 में यहां पॉजिटिव था तो ओमेगा जीरो भी हो जाएगा तो भी वो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, ये तो टाइट ही रहेगा। बाद में कैसा हो जाएगा वो बताता हूं। बाद में ऐसा हो जाएगा स्ट्रिंग, अगर ओमेगा कम हो गया तो। ओमेगा जीरो ही हो गया तो स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा। फिजिक्स तो विजुलाइज करने की चीज है। सो थ्योरी अब आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद मैं बैंकिंग ये सब पढ़ाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सर सेंट्रीपिटल तो पढ़े हैं, और सेंट्रीपिटल जब पढ़ा ना तो बताया सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का अलग से तो कोई फोर्स है ही नहीं। वो तो जो रिजल्टेंट लग रहा है उसको हमने बोल दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। एफबीडी में मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखाता था। तो सर ये कौन सा फोर्स आ गया? When we work in जब हम रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम में बैठ गए तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, विच इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। अगर ये इनर्शियल नहीं है तो न्यूटन्स लॉ क्या हम लिख पाएंगे इस फ्रेम में? कहोगे नहीं सर, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो न्यूटन्स लॉ को लिखने के लिए क्या करते थे? न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हम सूडो फोर्स लगाते थे। So to write तो यहां से लिख लेंगे, सो न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड। So Newton's law is not valid. To write Newton's law in the rotating frame, we have to apply
सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़े हो? सूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स है। सूडो का मतलब झूठा, नहीं होता है। ये सिर्फ इससे लगाते हैं कि न्यूटन्स लॉ को वैलिड लिखना है, तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा काम क्या है कि न्यूटन्स लॉ लिखना, ना सूडो फोर्स लगाना। तो बच्चों सूडो फोर्स ना दो होता है। एक सूडो फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और रोटेटिंग फ्रेम में वर्क करने में एक और सूडो फोर्स होता है दूसरा। दैट सूडो फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। देयर आर टू सूडो फोर्स। लेकिन तुम खुश हो जाओ कि तुम्हें ये वाला नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट मेडिकल वाले ना थोड़ा परेशान कर देते हैं। कभी कभी नाम देते हैं, कोरियोलिस फोर्स बुक में देख लिया, पूछ देगा नीट वाला, तो सिर्फ ये समझा देता हूं कि ये भी एक सूडो फोर्स है। रोटेटिंग फ्रेम में जब वर्क करते हैं तब ये लगता है, बट तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? कहोगे सर ये कौन सा फोर्स है, किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो अब मैं समझाता हूं। बच्चों यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज रोटेटिंग, और तुम ना यहाँ पे बैठ जाओ। तुम रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये ब्लॉक रेस्ट में है। ग्राउंड से तुम देख रहे हो, फ्रॉम द ग्राउंड यू विल फाइंड दैट दिस इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, बट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दिस पर्सन, दिस इज एट रेस्ट। लेकिन इसको पता है कि हम रोटेटिंग फ्रेम में बैठे हैं, ये रोटेटिंग फ्रेम में इसको स्टडी कर रहा है। तो बताना इसको, इस पॉइंट का एक्चुअली एक्सेलेरेशन किधर है? इधर है। कितना? ओमेगा स्क्वायर आर का। इस पॉइंट का जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर आर का टुवर्ड सेंटर। तो इसको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। जिधर एक्सेलेरेशन होता है उसके अपोजिट, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा सूडो फोर्स एफ सेंट्रीफ्यूगल। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugal means away from center. Centripetal means towards center. Centrifugal means away from center. तो ये सूडो फोर्स लगा रहे हैं। अब बताना, जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का रोटेटिंग फ्रेम में, तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स ड्रॉ करना है? कहोगे यस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का फोर्स हमें एफबीडी में ड्रॉ करना है। तो इतना लिख लो। तो ये हमने लिख दिया कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट में है तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे सिलेबस में, है ना? और अगर मूव भी करेगा ब्लॉक तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसके फ्रेम में वेलोसिटी? रोटेटिंग फ्रेम में जो वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल तुम्हें कोई सवाल में कोरियोलिस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको भूल जाते हैं, इतना ही याद रखना है। मिटा रहा हूं इसको। तो आ जाते हैं अब हम जो हमें पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
मुझे ध्यान है, रिकॉर्डिंग किया कि नहीं? मैंने इस ब्लॉक को स्टडी किया ग्राउंड फ्रेम में, फिर से बोल देता हूं। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका एफबीडी होगा बच्चों कि इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स सीधा लग रहा है, एंड दिस फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन रोटेटिंग फ्रेम इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, ये देख रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है। क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 होगा, एफ इधर एम ओमेगा स्क्वायर इधर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बच्चा एक फिर से लेता हूं हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल, है ना, और इस पे 2 ब्लॉक रखा हुआ है डायमीटर के लॉन्ग, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, इसका मास m1, इसका मास m2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। And this is rotating with angular velocity omega. पहला सवाल, what should be r1 by r2 so that there will be no friction force. यहां तो म्यू 0 है, यहाँ पे म्यू कुछ है। What should be the relation? ठीक है ना? अच्छा सर, फ्रिक्शन फोर्स 0 होना चाहिए। देखना ये सवाल अब सॉल्व करने में हमें रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ गो इन द रोटेटिंग फ्रेम। Draw FBD of M1। तो सर FBD of M1 में क्या होगा? एक हो जाएगा M1 जी नीचे जो अभी काम का नहीं है, एक हो जाएगा ऊपर N, एक हो जाएगा टेंशन T, एक फोर्स छूट रहा है। स्नेहा, स्नेहा कौन सा फोर्स लगाऊं? एक फोर्स कौन सा छूट रहा है? यस सर, कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। सही बता रहे हो? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगाऊं? राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है? अवे फ्रॉम सेंटर, इधर। कितना? मास ऑफ द ब्लॉक
ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 डिस्टेंस तो यहां से मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां से T इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर R1, दिस इज इक्वेशन 1। टू draw FBD of M2 फिर से M2G नीचे जो अभी हमारे काम का नहीं है, N ऊपर, इसमें टेंशन बच्चों इधर, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, इस पे किधर, लेफ्ट या राइट, किससे पूछूं? सिद्धि पाटिल, ये M2 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट, सॉरी राइट या लेफ्ट? देवकी ने बताया कि सर लेफ्ट लगेगा, मैं बात मान लेता हूं। M2 ओमेगा स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि ये भी रेशियो ऑफ फ्रिक्शन, मैंने सवाल ही दिया है कि फ्रिक्शन 0 है, तो लिखूंगा T तो वही रहेगा, T इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, M1 ओमेगा स्क्वायर R1 इज इक्वल टू M2 ओमेगा स्क्वायर R2। R1 बाई R2 कितना हो गया बच्चों, M1 R1 बाई R2 इज M2 बाई M1, या कहें M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। अगर ये रिलेशन है तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर ये रिलेशन है तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। ये हो गया, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा सवाल दे रहा हूं, आज का लास्ट सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर M1 R1 बड़ा हो M2 R2 से, then direction of friction force on M2 क्या होगा, लेफ्ट या राइट? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेफ्ट या राइट इस पे? अब बताना, M1 R1 बड़ा है तो ये वाला टेंशन जो है वो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, तो इसको किधर जाने का टेंडेंसी होगा? इन दोनों को देखो, इन दोनों को एक साथ देखो, तो इस पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दिस वन इज ग्रेटर, सो दिस हैज टेंडेंसी टू गो इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि M1 R1 बड़ा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इधर लगेगा, मतलब इस पे लगेगा लेफ्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन M2 R2 बड़ा होता है M1 R1 से, तो इसको इधर जाने का टेंडेंसी होता है, इसलिए फ्रिक्शन इधर लगता है।
क्लियर?